हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 9th की अर्थव्यवस्था का चैप्टर 3 देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है निर्धनता। तो सबसे पहले हम बात करते हैं निर्धनता के बारे में। निर्धनता आखिर है क्या? देखिए, धनी और निर्धन ये जो है ना, सबसे महत्वपूर्ण अध्ययन इनमें से आता है निर्धन का। क्यों? क्योंकि निर्धनता जो है ना, वो बेरोजगारी और आर्थिक विषमता का मूल कारण है। ठीक है, हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि जो बेरोजगारी है तो निर्धनता है तो बेरोजगारी है। और इसलिए ना, विकासशील देशों में निरपेक्ष निर्धनता के साथ साथ ना, घटिया जीवन स्तर के रूप में भी जो है सापेक्ष निर्धनता देखी जाती है। अब देखिए, 2 समय का भोजन भी बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनको नसीब नहीं होता है। अपने स्वामियों के उतरे हुए कपड़े, बचा हुआ भोजन उनकी खुशकिस्मती होती है। तो अब ये देख लीजिए कि उनका जीने का अधिकार तो ये वंचित हो रहा है। तो देखिए, विभिन्न जो है अर्थशास्त्री है ना, उनका मानना ये है कि राष्ट्रों में निर्धनता का अध्ययन जो है ना, वो राष्ट्र के धनी लोगों से जो है ज़्यादा अध्ययन करना महत्वपूर्ण है। क्यों? सच भी है कि देखिए, संपन्नता का अस्तित्व निर्धनता पर ही तो निर्भर करता है ना। निर्धनता जो है संपन्नता को जीने नहीं देती है, ये चीज़ है। तो देखिए, अब देखिए, इस अध्याय में ना हम निर्धनता के विषय के बारे में पूरी चर्चा करेंगे कि निर्धनता के कारण क्या है, निवारण क्या क्या हो सकते हैं, है ना, इसका उपचार कैसे हो सकता है। तो देखिए, निर्धनता की चर्चा की गई है इस चैप्टर में, जो स्वतंत्र भारत के सम्मुख एक सर्वाधिक कठिन चुनौती है। अब उदाहरणों द्वारा इस बहुआयामी समस्या की ना चर्चा करने के पश्चात इस अध्याय में सामाजिक विज्ञानों में निर्धनता के प्रति दृष्टिकोण की भी चर्चा करता है। और भारत में और विश्व में भी ये ध्यान रखेंगे कि निर्धनता की प्रवृत्तियों को ना निर्धनता रेखा, ठीक है, निर्धनता रेखा की अवधारणा के माध्यम से समझाया गया है। तो निर्धनता के कारणों और सरकार द्वारा किए गए निर्धनता निवारण के उपायों की चर्चा की गई है इस चैप्टर में। बहुत भली भांति हम समझने का प्रयास करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, निर्धनता की आधिकारिक अवधारणा को ना मानव निर्धनता तक विस्तृत करके अध्याय का समापन किया गया है। अब देखिए, हम देखते हैं अपने दैनिक जीवन में अनेक ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं कि वे निर्धन हैं। अब आप देखिए, शहरों में आप कभी गाड़ी से गुजरते होंगे तो आप जो है आउटर एरिया में विभिन्न झुग्गी झोपड़ियों में लोगों को रहते हुए देखते होंगे, है ना। तो कुछ लकड़ियाँ प्राप्त करके जो है वो वहाँ खाना बनाते हैं, तो वे निर्धन होते हैं। ठीक है, और गाँवों के भी निर्धनों के बारे में अगर बात करें कि जो भूमिहीन श्रमिक हो सकते हैं वे, ठीक है, शहरों की भीड़ भरी झुग्गियों में रहने वाले लोग हो सकते हैं, वे निर्माण स्थलों में दैनिक वेतन भोगी श्रमिक भी हो सकते हैं कि जो रोज कमाते रोज खाने वाला काम करते हैं, है ना। ढाबों में भी काम करने वाले लोग हो सकते हैं। अब ये देखिए, आप फिगर आउट कर पा रहे होंगे, मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए, मकान का किराया अदा करने के पश्चात गांव के बूढ़े माता पिता के लिए कोई पैसा नहीं बचता। अम्मा आप देर से आई हो, भैया बिना खाना खाए काम पर चले गए। अब देखिए, ये देखिए यहाँ पे बोझा ढो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है, ये रामसरन की कहानी अभी हम देखेंगे। ठीक है, उसके पहले हम थोड़ा बात कर ले। देखिए, वे जो है ना, बच्चे उठाए भिखारी भी हो सकते हैं निर्धन लोग, है ना। हम अपने चारों ओर निर्धनता देखते हैं। ठीक है, जो निर्धन है, गरीब हैं, ठीक है, निर्धनता का बेसिकली मतलब है गरीबी। ठीक है, तो गरीबी जहाँ पे है वहाँ बेरोजगारी है, बेरोजगारी जहाँ पे है वहाँ गरीबी है, जहाँ गरीबी है वहाँ पे स्वास्थ्य जो है अच्छा नहीं है। ठीक है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, शिक्षा अच्छी नहीं है। तो जब तक गरीबी नहीं मिटाई जाएगी ना, तब तक जो है कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हर चौथा व्यक्ति हमारे देश में गरीब है। सोचे छींक आई थी थोड़ी सी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसका यह भी अर्थ है ना कि विश्व में भारत में सबसे अधिक निर्धनों का संकेंद्रण है, और यह इस चुनौती की गंभीरता को दर्शाता है। तो देखिए, निर्धनता के ना 2 विशिष्ट मामलों को हम देखेंगे, फिर हम निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, यानी कि 2 कहानियां देखेंगे, एक शहरी निर्धनता और एक ग्रामीण निर्धनता। तो सबसे पहले बात करते हैं शहरी निर्धनता के बारे में। देखिए, 33 वर्षीय रामसरन झारखंड में रांची के निकट गेहूं के आटे की एक मिल में दैनिक श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, जब कभी उसे रोजगार मिलता है तो वह एक महीने में लगभग 1500 रुपये कमा लेता है। देखिए, महीने भर में 1500 रुपये कमाना क्या है, कुछ नहीं है। तो यह जो है 6 सदस्यों को परिवार चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है, जिसमें उसकी पत्नी और 6 माह से 12 वर्ष तक की आयु के 4 बच्चे शामिल हैं। और उसे रामगढ़ के समीप
गांव में रह रहे अपने बूढ़े माता पिता के लिए भी पैसा भेजना पड़ता है। अब देखिए 1500 रुपये में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। और उनके भूमिहीन श्रमिक पिता अपने जीवन निर्वाह के लिए रामसरन और हजारीबाग में रह रहे उनके भाई पर निर्भर हैं, ठीक है। और रामसरन शहर के बाहरी क्षेत्र में स्थित भीड़ भरी बस्ती में किराए पर एक कमरे में मकान लेकर रहता है। अब देखिए 4 बच्चे, एक पत्नी और किराए के मकान पे भी रह रहा है। 1500 रुपये में क्या क्या चीज़ें हो रही है, अपने पिता को पैसे भी भेजना है उसे, और यह ईंटों और मिट्टी के खपड़ों से भी एक काम चलाऊ झोपड़ी है, ठीक है। आप शहरों में देखिए कहीं जाते होंगे आउटर एरिया में, तो क्या होता है ना कि झुग्गी झोपड़ियाँ बना के लोग रहते हैं, गरीब लोग, ठीक है। तो यही इसी प्रकार लोग रहते हैं जैसे मैं बता रही हूँ। और उनकी पत्नी संता देवी कुछ घरों में अंशकालिक नौकरानी का काम करती हैं तथा 800 रुपये और कमा लेती हैं। वे दिन में 2 बार दाल और चावल का अल्प भोजन जुटा लेते हैं, पर यह उन सबके लिए ना काफ़ी पर्याप्त नहीं होता। उनका बड़ा बेटा परिवार की आय में वृद्धि के लिए चाय की दुकान में एक सहायक का काम करके 300 रुपये कमा लेता है, ठीक है। और उसकी 10 साल की बेटी छोटे बच्चों की देखभाल करती है। कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता। अब ये देखिए कितना अनप्रोडक्टिव काम हो रहा है ना। और उनमें से प्रत्येक के पास 2 जोड़े फटे पुराने कपड़े ही हैं, कपड़े भी नहीं है पहनने के लिए, ठीक है। और नए कपड़े भी तभी खरीदे जाते हैं जब पुराने बिल्कुल पहनने योग्य नहीं रहते। जूते पहनना विलासिता है, मतलब ये है कि जूते पहनना तो उनके लिए मतलब समझ लीजिए कि भगवान पाने के बराबर है, ठीक है। और जो है छोटे बच्चे अल्प पोषित रहते हैं, यानी कि उनको संतुलित आहार नहीं मिल पाता है, पोषण की कमी रहती है। और जब वे बीमार होते हैं तो उन्हें चिकित्सा की कोई सुविधा नहीं मिल पाती। अब भाई आप ये सोच लो कि जो इंसान 2 वक्त की रोटी भी कमाना जिसके लिए बहुत मुश्किल भरा कार्य है, वो चिकित्सा सुविधाएं कैसे प्रदान करवा पाएगा अपने बच्चों को, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब देखिए शहरी निर्धनता को देख लिया हमने, अब हम ग्रामीण निर्धनता को भी देख लेते हैं। देखिए लखा सिंह उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास एक गांव का रहने वाला है। उसके परिवार के पास कोई भूमि नहीं है और इसलिए वह बड़े किसानों के लिए छोटे मोटे काम करता है। काम अनियमित होता है, मतलब कि काम जो है रोज़ रोज़ मिलना पॉसिबल नहीं है, और आय भी वैसी है, जब काम मिलेगा तभी तो आय मिलेगी, है ना। तो कई बार ना उसे पूरे दिन की मेहनत के बदले मात्र आप सोच लीजिए 50 रुपये मिलते हैं। लेकिन प्रायः खेतों में पूरे दिन मेहनत करने के बाद उसे वस्तु के रूप में कुछ किलोग्राम गेहूं, दाल और थोड़ी सी सब्जी मिल पाती है। और 8 सदस्यों का परिवार हमेशा 2 वक्त का भोजन नहीं जुटा पाता। लखा सिंह गांव के बाहर एक कच्ची झोपड़ी में रहता है। परिवार की महिलाएं पूरा दिन खेतों में चारा काटने और खेतों से जो है जलाने की लकड़ी बीनने में ही गुजार देती हैं। और उसके पिता की, जो तपेदिक के मरीज थे, चिकित्सा के अभाव में 2 वर्ष पूर्व मृत्यु हो गई थी। अब देखिए चिकित्सा सुविधा मिल पाती तो आज उसके पिता जीवित रहते ना, लेकिन इस गरीबी की वजह से उसके पिता को चिकित्सा नहीं मिल पाई। उसकी माँ अब उसी बीमारी से ग्रस्त है और उसका जीवन भी धीरे धीरे क्षीण हो रहा है, यानी कि खत्म हो रहा है। यद्यपि क्या है कि गाँव में एक प्राथमिक विद्यालय है, लखा वहाँ भी नहीं गया। उसे 10 वर्ष की उम्र से ही कमाना शुरू करना पड़ा। नए कपड़े खरीदना कुछ वर्षों में ही संभव हो पाता है। और यहाँ तक कि परिवार के लिए साबुन और तेल भी एक विलासिता है, ठीक है। उनके मतलब ये समझ लीजिए कि साबुन और तेल का मतलब खरीदना उनके लिए बहुत बड़ा कार्य जैसा है, ठीक है। अब देखिए निर्धनता के इन दोनों मामलों को हमने देखा, तो निर्धनता से संबंध जो है विभिन्न मुद्दों की चर्चा देखिए। सबसे पहली भूमिहीनता, दूसरी बेरोजगारी, परिवार का आकार, निरक्षरता, ठीक है, खराब स्वास्थ्य या फिर कह लीजिए कुपोषण, बाल श्रम और असहायता। देखिए इनके बारे में हम डिस्कशन करते हैं, ठीक है। अब देखिए एक एक के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। भूमिहीनता, जैसे कि आपको नाम से ही प्रदर्शित हो रहा है, जिस व्यक्ति के पास भूमि ना हो, मतलब अपना कोई जमीन का भूभाग ना हो, उसको भूमिहीन कहते हैं, ठीक है। तो भूमिहीन होने का मतलब ना ये नहीं है कि भूमिहीन व्यक्ति जो है अत्यंत निर्धन ही हो। ये जो है बहुत सारे लोग बहुत अच्छी ज़िंदगी जीते हैं, बहुत पैसे भी होते हैं, तब भी वे भूमिहीन हो सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और बेरोजगारी का मतलब क्या हुआ, जिनके पास रोजगार नहीं है तो वो बेरोजगार है। परिवार का आकार बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके जो है खर्चे वहन करने के लिए भी तो ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है ना। निरक्षरता, जो बिल्कुल पढ़ा लिखा ना हो, ठीक है। कुपोषण, जिन्हें संतुलित आहार ना मिल रहा हो, वो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। बाल श्रम, यानी कि घर के बच्चे जो है कार्य में सहायता करते हैं या फिर कोई कार्य करते हैं तो उसे बाल श्रम कहते हैं। असहायता, जिसकी सहायता नहीं की जाती उसे असहायता कहते हैं, ठीक है।
अब देखिए, ऊपर के दोनों विशिष्ट उदाहरण जो हमने शहरी निर्धनता और ग्रामीण निर्धनता के बारे में देखा, तो ये दर्शाते हैं ना कि निर्धनता का अर्थ भुखमरी और आश्रय का न होना, यानी कि यह एक ऐसी स्थिति भी है ना जब माता पिता अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पाते, या फिर कह लीजिए कि कोई बीमार आदमी इलाज नहीं करवा पाता। तो निर्धनता का अर्थ स्वच्छ जल और सफाई सुविधाओं का अभाव भी है, यानी कि वो व्यक्ति निर्धन है जो स्वच्छ जल नहीं प्राप्त कर पा रहा है, सफाई की सुविधाएं नहीं उठा पा रहा है। और इसका अर्थ ये हुआ कि नियमित रोजगार की कमी भी है और न्यूनतम शालीनता स्तर का अभाव है, यानी कि एक व्यक्ति को जीवन जीने के लिए क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान। अगर वो भी चीज़ उसे नसीब नहीं हो रही है तो क्या है? वो व्यक्ति निर्धन है। अंततः इसका अर्थ ये है ना कि जो असहायता की भावना के साथ जीना, ठीक है, यानी कि वो व्यक्ति निर्धन है और असहायता के भावना के साथ वो जीवन जी रहा है। तो निर्धन लोग ना ऐसी स्थिति में रहते हैं जिसमें उनके साथ खेतों, कारखानों, सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों और लगभग सभी स्थानों पर ना दुर्व्यवहार होता है। स्पष्ट है कि कोई भी निर्धनता में नहीं जीना चाहता। निर्धनता एक दुष्चक्र है। आप ये मान लीजिए कि निर्धनता के अगर भंवर में जो फंसता है ना, वो फंसता ही चला जाता है। निर्धन व्यक्तियों के साथ कैसा दुर्व्यवहार होता है हमने टीवी चैनलों में या फिर आप लाइव भी देखे होंगे, आप कहीं जाते होंगे तो निर्धन व्यक्तियों के साथ कैसा जो है व्यवहार किया जाता है, ये आप सभी को पता होगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अपने करोड़ों लोगों को ना दयनीय निर्धनता से बाहर निकालना जो है स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक रही है। अब देखिए, महात्मा गांधी जो थे ना, वे हमेशा इस बात पर बल दिया करते थे कि भारत जो है सही अर्थों में तभी स्वतंत्र होगा जब यहाँ का सबसे निर्धन व्यक्ति भी मानवीय व्यथा से मुक्त हो, यानी कि उसको भी रोटी, कपड़ा, मकान नसीब हो, तभी सही मायने में हमारा देश स्वतंत्र होगा। ठीक है, अब देखिए, मैं आपको बता दूं कि ग्रामीण गरीबी ना काफ़ी हद तक कम उत्पादकता और बेरोजगारी का परिणाम है। अब देखिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था व्यापक रूप से कृषि पर निर्भर करती है, आप सभी को पता है, लेकिन भारत में ना खेती जो है मानसून पे डिपेंड है। तो मानसून आएगा तो खेती होगी, मानसून नहीं आएगा तो सूखा पड़ेगा। तो यही रीज़न है। ठीक है, अब देखिए क्या है ना, पानी की कमी, खराब मौसम, सूखा भी जो है ना ग्रामीण इलाकों में गरीबी का प्रमुख कारण है। और चरम गरीबी जो है ना कई किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर देती है। तो कई ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति इतनी दयनीय है कि इनमें स्वच्छता, बुनियादी ढांचा, संचार, शिक्षा जैसी सुविधाएं ही नहीं है। आप थोड़ा आउटर के गाँव में जाइए, देखिए आपको ये सारी सुविधाएं ही नहीं मिलेंगी। मैं खुद अपने गाँव जाती हूँ तो मुझे इन असुविधाओं को झेलना पड़ता है, मैं दूसरे गाँवों की क्या बात करूँ। ठीक है, भारत में अमीरों और गरीबों के बीच ना व्यापक अंतर भी गरीबी का मुख्य कारण है। अब देखिए, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब होते जा रहे हैं। इसके जो इनके बीच की खाई है जो है ना वो पाटने का नाम ही नहीं ले रही है। तो देश की ना सामाजिक व्यवस्था को बदलना होगा, साथ ही कृषि समस्याओं को भी हल करने के लिए किसानों को सिंचाई की सभी सुविधाएं देनी होंगी। ठीक है, सरकार को ऐसे कदम उठाने होंगे जिससे ये जो गरीब लोग हैं कम से कम 2 वक्त की रोटी तो नसीब करवा पाएं, और जो है किसानों को फैसिलिटीज़ उपलब्ध कराएं ताकि जो है वो मानसून के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें। ये चीज़ मैं बताना चाहती हूँ आपको। तो देखिए, अब हम बात करेंगे ना सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में निर्धनता क्या है। अब देखिए, चूंकि हमने निर्धनता के अनेक पहलू देख लिए हैं, तो सामाजिक वैज्ञानिक ना उसे अनेक सूचकों के माध्यम से देखते हैं। अब देखिए, निर्धनता का हर साल डेटा आता है कि निर्धनता जो है इतने % बढ़ गई है, घट गई है, तो किस बिहाफ पे आता है, ये चीज़ें बात करेंगे। देखिए, सामान्यतः ना प्रयोग किए जाने वाले सूचक वे हैं जो आय और उपभोग के स्तर से संबंधित हैं, लेकिन अब जो है ना निर्धनता को निरक्षरता स्तर, यानी कि शिक्षा के स्तर, जो निरक्षर है, कुपोषण का कारण, रोग प्रतिरोधी क्षमता की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, रोजगार के अवसरों की कमी, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता तक पहुंच की कमी आदि जैसे अन्य सामाजिक सूचकों के माध्यम से भी देखा जाता है। तो देखिए, सामाजिक अपवर्जन और असुरक्षा, यानी कि सामाजिक त्याग और असुरक्षा पर आधारित निर्धनता का विश्लेषण ना अब बहुत सामान्य होता जा रहा है। अब देखिए, सामाजिक अपवर्जन को हम समझने का प्रयास करेंगे। इस अवधारणा के अनुसार ना निर्धनता को इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि निर्धनों को बेहतर माहौल और अच्छे वातावरण में रहने वाले संपन्न लोगों की सामाजिक समता से अपवर्जित रहकर केवल निकृष्ट वातावरण में दूसरे निर्धनों के साथ रहना पड़ता है। यानी कि
सामाजिक समानता से उन्हें अपवर्जित किया जाता है, ठीक है, त्याग दिया जाता है और केवल निकृष्ट वातावरण जहाँ पे रहना दुश्वार होता है, दूसरे निर्धनों के साथ वहाँ पे रहना पड़ता है उन्हें, ये चीज़ है सामाजिक अपवर्जन का मतलब, ठीक है। तो देखिए सामान्य अर्थ में अगर हम बात करें ना सामाजिक अपवर्जन की, तो देखिए ये ना निर्धनता का एक कारण और परिणाम दोनों हो सकता है। अब मोटे तौर पे देखने का हम प्रयास करेंगे तो ये एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति या समूह उन सुविधाओं, लाभों और अवसरों से अपवर्जित हो जाते हैं, ठीक है, और जिनका उपभोग ना दूसरे या फिर कह लीजिए उनसे अच्छे करते हैं। अब इसका एक विशिष्ट उदाहरण है भारत में जाति व्यवस्था की कार्यशैली। मैं आपको बता दूं कि क्या होता है ना, भारत में जाति व्यवस्था की कार्यशैली है, आप सभी को पता है। इनमें से कुछ जातियों के लोगों की जो है कार्यशैली है और कुछ जातियों के लोगों की समान अवसरों के अपवर्जित रखा जाता है। और इस प्रकार ना सामाजिक अपवर्जन लोगों की आय ही बहुत कम नहीं करता, बल्कि इससे भी कई अधिक क्षति पहुंचा सकता है। अब आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ जाति व्यवस्था है, जाति है, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। तो शूद्रों के साथ क्या होता है, उनको बहुत सारी ऐसी व्यवस्था से वंचित किया जाता है जो वो डिजर्व करते हैं। उनसे जो है श्रमिक के रूप में इतना ज़्यादा उनका जो है शारीरिक शोषण या मानसिक शोषण कह लीजिए किया जाता है कि उन्हें जो है ना इस सामाजिक समता से अपवर्जित रखा जाता है, उन्हें क्षति पहुंचाई जाती है। ये चीज़ कहने का मतलब है। अब हम बात करते हैं असुरक्षा की। देखिए निर्धनता के प्रति ना असुरक्षा एक माप है जो कुछ विशेष समुदाय जो कि कह लीजिए कि किसी पिछड़ी जाति के सदस्य या फिर व्यक्तियों जैसे कि कोई विधवा या फिर कह लीजिए कि शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति के भावी वर्षों में निर्धन होने या फिर निर्धन बने रहने की अधिक संभावना जताता है। कैसे, देखिए असुरक्षा का निर्धारण ना परिसंपत्तियों, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों के रूप में जीविका खोजने के लिए विभिन्न समुदायों के पास उपलब्ध विकल्प से होता है। और इसके अलावा ना इसका विश्लेषण जो है प्राकृतिक आपदाओं कह लीजिए, भूकंप, सुनामी। अब देखिए कई क्षेत्रों में भूकंप आते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे कई लोग जो है बेघर हो जाते हैं क्योंकि उनके घर टूट फूट जाते हैं, आजीविका के साधन नष्ट हो जाते हैं। जहाँ पे आतंकवाद होता है वहाँ पे भी यही मामले होते हैं, ठीक है। तो इन समूहों के सक्षम ना विद्यमान बड़े जोखिम के आधार पर किया जाता है और इसके अतिरिक्त विश्लेषण इन जोखिमों से निपटने की उनकी सामाजिक और आर्थिक क्षमता के आधार पर किया जाता है। अब देखिए वास्तव में क्या है ना कि जब सभी लोगों के लिए बुरा समय आता है ना, चाहे कोई बाढ़ हो या फिर कह लीजिए भूकंप हो या फिर नौकरियों की उपलब्धता में कमी है, ठीक है, इस समय यही मामला चल रहा है। नौकरियों की उपलब्धता में इतनी भारी कमी बनी हुई है ना कि लोग अधिक से अधिक बेरोजगार हो रहे हैं। जो रोजगार में थे उन्हें भी बेरोजगार कर दिया जा रहा है क्योंकि कोविड-19 का दौर चल रहा है। हमारा देश जो है आर्थिक संकट से जूझ रहा है, जीडीपी निगेटिव में आ चुकी है। तो क्या होगा आगे आने वाले समय में, मैं आपको क्या बताऊं कि बिल्कुल जो है जो पढ़ने वाले छात्र हैं वो बेरोजगार होते जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, मैंने आपको बताया कि नकारात्मक प्रभाव पड़ता है इसका, पिछले चैप्टर में मैंने बताया था आपको। तो दूसरे लोगों की तुलना में ना अधिक प्रभावित होने की बड़ी संभावना का निरूपण ही जो है वो असुरक्षा है। अब देखिए आप भारत के रेफरेंस में अगर बात करिए तो देखिए जैसे बाढ़ आती है, सूखा आते हैं, चक्रवात, भूकंप, भूस्खलन की घटनाएं होती हैं। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि भारत में लगभग 60% भूमि जो है वो विभिन्न तीव्रता के भूकंपों का खतरा बना रहता है। 40 मिलियन हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में बारंबार जो है बाढ़ आती है, ठीक है। यहाँ खेती योग्य क्षेत्र लगभग 68% भाग जो है सूखे के प्रति संवेदनशील है। मैं आपको बता दूं अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पूर्वी और पश्चिमी घाट इलाकों में ना सुनामी का संकट हमेशा बना ही रहता है। तो देश के कई भागों में ना पतझड़ी और शुष्क पतझड़ी वनों में आग लगना आम बात है क्योंकि इतना ज़्यादा वातावरण शुष्क होता है ना कि वहाँ पे हमेशा डर बना रहता है कि कहीं पतझड़ी वनों में आग न लग जाए। और हिमालयी क्षेत्रों और पूर्वी और पश्चिमी घाट के इलाकों में अक्सर जो है भूस्खलन, लैंडस्लाइड का खतरा बना रहता है, ठीक है। ये चीज़ है और इस वजह से प्रभावित कौन होती है, वहाँ पे रहने वाली जनता। और जनता प्रभावित होगी तो निर्धनता ऑटोमेटिकली होगी, ठीक है, क्योंकि वो अपनी भूमि से वंचित हो जाएंगे, अपनी आजीविका से वंचित हो जाएंगे, ठीक है। तो वंचित हो जाएंगे तो निर्धनता ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ये चीज़ कहने का प्रयास हो रहा है। अच्छा मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि देखिए रिपोर्ट के अनुसार ना
आपदाओं की मार न केवल लोगों को गरीब करती है, बल्कि आप ये देख लीजिए कि पहले से जो गरीबी में फंसे हुए लोग हैं ना, उन्हें कई गुना गहरे गर्त में धकेल देती है। अब ये देखिए, आय या फिर कह लीजिए आजीविका पर तत्काल बुरा असर डालने के अलावा ना, कोई प्राकृतिक आपदा जो है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मौकों को भी लंबे समय तक खत्म कर देती है। अब ये देखिए, जिस क्षेत्र में आपदा आई होती है वहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के भी साधन रहे होंगे, अब वो भी नष्ट हो जाते हैं। तो आपदा से प्रभावित अमीर लोग ना हालांकि फिर से खड़े हो जाते हैं, लेकिन गरीब लोग जो है ना, लंबे समय तक ये जो है पिसता रहता है। ये चीज़ है। समस्या ये है कि आपदा की प्रतिक्रिया में ना आर्थिक मदद हासिल होती है, ना कि उसे रोकने के लिए। ठीक है, ये चीज़ है। रिपोर्ट में ये भी बात सामने आई है कि भारत में आया भयंकर चक्रवाती तूफान, बहुत लोगों की जान चली गई। ठीक है, वहाँ पे लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया, तो इससे जो है उन्हें निर्धनता की जो है मार झेलनी पड़ी। अब देखिए, अगले वीडियो में हम बात करेंगे निर्धनता रेखा के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट चक्र है। ठीक है, रागरन नर्स का मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बताऊंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स में। तो अगले पार्ट में हम ये चीज़ें देखेंगे। आज का पार्ट यहीं पे समाप्त होता है। और कैसा लगा मेरा ये वीडियो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। गाइस, वीडियो को शेयर भी कर दिया करो। थैंक यू वेरी मच।